डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान में भारत विरोधी कुख्यात आतंकवादी एक एक कर मारे जा रहे हैं। इन आतंकवादियों की हत्या अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की पुलिस अब तक खोज नहीं पाई है। अब इन्हीं अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा एलिटी सरगना हाफिज सईद के करीबी माने जाने वाले आतंकवादी अबू कासिम को मार गिराया है। अबू कासिम को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर गोली मारी गई। इस हमले ने पाकिस्तान के भीतर सक्रिय आतंकवादी संगठनों में से बढ़ती आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अबू कासिम कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था। वह जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल था। इतना ही नहीं, वह पीओके से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को लॉन्च पैड के जरिए जम्मू और कश्मीर में दाखिल कराता था। वह उन आतंकवादियों के रहने, खाने पीने और पैसों का इंतजाम भी करता था। कासिम स्थानीय युवाओं को लश्कर में भर्ती करने के काम में भी शामिल था। उसे इसके लिए पाकिस्तान से पैसे मिलते थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी समय से अबू कासिम की तलाश कर रही थी। लश्कर तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा JUD का प्रमुख हाफिज सईद मारे गए आतंकवादी अबू कासिम को काफ़ी भरोसेमंद मानता था। दोनों के करीबी संबंधों ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों की भर्ती को तेज किया था। हाफिज सईद जम्मू और कश्मीर में होने वाले हर आतंकवादी हमले की प्लानिंग अक्सर अबू कासिम को ही सौंपता था। अबू कासिम पाकिस्तान में बेहद लो प्रोफाइल में रहता था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। इसके बावजूद हमलावर कई दिनों से अबू कासिम के पीछे पड़े हुए थे। पाकिस्तान में एक एक कर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। पिछले महीने ही 12 अगस्त को हाफिज सईद की एक और करीबी खालिद सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। गनीमत रही कि सैफुल्लाह जिंदा बच गया। खालिद लंबे समय से पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के लिए समर्थन और फंड जुटाने का काम संभाल रहा था। इससे पहले 30 मई को लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल सलाम भुटावी की मौत की खबर आई थी। भुटावी ने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। वो लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में टेरर फाइनेंसिंग मामले में सजा काट रहा था। आइए हम बात करें मालदीव की। हिंद महासागर में स्थित मालदीव में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। इससे पहले पूरे देश में चुनावी प्रचार चरम पर है। सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बार मालदीव के राष्ट्रपति पद के लिए कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली और विपक्षी गठबंधन के नेता डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के बीच है। चीन समर्थक नेता और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन जेल में होने के कारण इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी इंडिया फर्स्ट नीति को लेकर काफ़ी राजनीतिक आलोचना का सामना भी कर। सत्तारूढ़ मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के नेता इब्राहिम मोहम्मद सोली 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। तब से उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है। इस कारण उनके करीबी दोस्त और विश्वासपात्र मोहम्मद नशीद पार्टी भी छोड़ चुके हैं। भारत ने मालदीव के चुनाव पर सार्वजनिक रूप से चुप रहने का विकल्प चुना है। हालांकि भारत ने राष्ट्रपति सोली को उनके देश में कुछ मेगा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को विकसित करने में अनुदान और सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव के तटीय इलाकों में निगरानी के लिए डोर्नियर विमान के साथ हेलीकॉप्टर भी प्रदान किए हैं। इब्राहिम मोहम्मद सोली विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता अब्दुल्ला यामीन को हराकर मालदीव की सत्ता में आए थे। भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में यामीन जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें अपनी कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में चीन को अनुमति देने में नियमों का पालन नहीं किया था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। इस कारण मालदीव को भारी कर्ज उठाना पड़ा। ऐसे में यामीन को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने प्रोग्रेसिव नेशनल कांग्रेस से हाथ मिलाया है। विपक्षी गठबंधन ने डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू को अपने पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति सोली पर भारत को मालदीव में अपना सैन्य अड्डा बनाने और देश में भारतीय सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर देश की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाया है। इस बार मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हैं। इनमें से एक पूर्व उप रक्षा मंत्री हसन जमील हैं और दूसरे मालदीव के पूर्व गृह मंत्री उमर नासिर। एक अन्य उम्मीदवार जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे उनका नाम अहमद फारिस मोमून है, क्योंकि उनकी पार्टी मालदीव रिफॉर्म मूवमेंट को चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक संख्या में सदस्य नहीं मिल सके। इस हफ्ते की शुरुआत में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी बहस में भारत प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। इन टीवी डिबेट में राष्ट्रपति सोली समेत सभी 8 उम्मीदवारों ने भाग लिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाइव टीवी पर प्रसारित एक बहस के दौरान सोली के विरोधियों ने उन पर मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी और वहां एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए उथूर थियाऊ फालू एटोल के कथित विकास पर सवाल उठाया। सोली सरकार और उनकी इंडिया फर्स्ट नीति के सबसे मुखर विरोधी के रूप में पूर्व गृह मंत्री उमर नासिर सामने आए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सोली सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश की संप्रभुता बेच दी है। उमर नासिर ने फेसबुक पर एक बयान में लिखा कि उथुर थिलाफालू एटोल तक पहुंच प्रदान करना, जिससे भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा है, क्षेत्र में नियंत्रण भारतीय सेना और युद्धपोत की उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया इससे मालदीव की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो रही है। उन्होंने टीवी डिबेट में कहा कि भारत प्रथम या चीन प्रथम वाली नहीं है, हमारी नीति पहले मालदीव की है। उन्होंने मॉरिशस के साथ चागोस द्वीप मामले में राष्ट्रपति सोली ने जो किया उसके लिए भी भारत को दोषी ठहराया। चागोस मामला अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ जब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने मॉरिशस और मालदीव के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्र पर विवाद की सुनवाई शुरू की। विचार विमर्श के बाद दौरान मालदीव चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने पर सहमत हुआ। हालांकि मालदीव के विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, आरोप लगाया कि सोली को ऐसा करने के लिए भारत ने प्रेरित किया है। आइए हम फ्रांस के बारे में बात करें। फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने गुरुवार को स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के पारंपरिक कपड़े पहनने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, इससे समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भड़क सकती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्कूल में अबाया पहनने प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा है। फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर पहले से ही इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वे किसी धर्म विशेष से जुड़ाव का प्रदर्शन करते हैं। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के लिए फ्रांस की सर्वोच्च अदालत स्टेट काउंसिल में अबाया और पुरुषों के लिए इसी तरह के पोशाक कमीज पर प्रतिबंध के खिलाफ स्टेट ऑर्डर के लिए याचिका दायर की थी। मुस्लिम समूह का कहना है कि प्रतिबंध से भेदभाव का खतरा बढ़ सकता है। समूह का कहना है कि प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और इसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ सकती है, साथ ही नस्लीय भेदभाव भी हो सकता है। लेकिन एक्शन फॉर राइट्स ऑफ मुस्लिम द्वारा दायर प्रस्ताव की 2 दिनों तक जांच करने के बाद राज्य परिषद ने तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अबाया पहनना धार्मिक पुष्टि के तर्क का पालन करता है। यह निर्णय फ्रांसीसी कानून पर आधारित है जो किसी भी स्कूलों में किसी भी धर्म से जुड़ाव के चिन्हों को पहनने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के प्रतिबंध से व्यक्तिगत जीवन के सम्मान, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, बच्चों की भलाई या गैर भेदभाव के सिद्धांत को गंभीर या स्पष्ट रूप से अवैध नुकसान नहीं हुआ है। स्टेट काउंसिल के फैसले से पहले सरकार के समक्ष मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तावित फ्रांस की काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ ने चेतावनी दी थी कि अबाया पर प्रतिबंध लगाने से भेदभाव का खतरा बढ़ सकता है। उसने कहा था कि वह स्टेट काउंसिल के समक्ष अपनी शिकायत रखने पर विचार कर रही है। CFCM ने कहा है कि इस परिधान की स्पष्ट परिभाषा का अभाव अस्पष्टता और कानूनी अनिश्चितता पैदा करता है। एक्शन फॉर राइट्स ऑफ मुस्लिम के वकील विंसेंट ब्रेगात ने अदालत की सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि अबाया को एक पारंपरिक परिधान माना जाना चाहिए, न कि धार्मिक। उन्होंने सरकार पर प्रतिबंध से राजनीतिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया। ADM प्रेसिडेंट CM जिंग ने कहा कि नया प्रतिबंध लिंगवादी है क्योंकि यह लड़कियों को प्रभावित करता है और अरबों को टारगेट करता है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अबाया इससे पहनने वालों को मुस्लिम धर्म से संबंधित के रूप में तुरंत पहचानने योग्य बनाता है और इसलिए फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विपरीत है। आइए हम अजरबैजान के बारे में कुछ बात करें। अजरबैजान से खतरे का सामना कर रहे पूर्व सोवियत देश आर्मीनिया अब खुलकर अमेरिका के साथ आ गया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि वह ईगल पार्टनर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में लगभग 175 आर्मीनियाई सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। इसके लिए अमेरिकी सेना के 85 सैनिक अगले हफ्ते आर्मीनिया पहुंचेंगे। आर्मीनिया को अभी तक रूस का करीबी माना जाता था और अपनी रक्षा के लिए मॉस्को पर भी निर्भर था, लेकिन 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से आर्मीनिया का भरोसा रूस से उठ गया। अमेरिकी सेना ने गुरुवार देर रात जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि 11 से 20 सितंबर तक आर्मेनिया में शांति स्थापना के लिए आयोजित प्रशिक्षण अभ्यास ईगल पार्टनर के दौरान लगभग 85 अमेरिकी सैनिक लगभग 175 आर्मेनियाई सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। विज्ञप्ति में बताया गया कि अमेरिकी सैनिक पहली ब्रिगेड 101वीं एयरबोर्न डिवीजन और कैंसस नेशनल गार्ड से आएंगे, जबकि आर्मेनिया के सैनिक 12वीं शांति सेना ब्रिगेड से होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया कि पेंटागन के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कैंसस नेशनल गार्ड की 2003 से आर्मेनिया के साथ एक साझेदारी है। अमेरिकी सेना ने बताया कि सैन्य अभ्यास येरेवन के पास जार और अमारवीर प्रशिक्षण क्षेत्रों में होगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि इस साल के अंत में शांति कार्यक्रम के लिए नाटो साझेदारी के तहत नाटो परिचालन क्षमताओं की अवधारणा के मूल्यांकन के लिए आर्मेनियाई बलों को तैयार रहने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। हालांकि गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आर्मेनिया अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास क्षेत्र में स्थिति को स्थिर करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने में योगदान नहीं देता है। आइए अब हम जो बाइडेन की भारत यात्रा के बारे में बात करें, जो G20 के लिए भारत पहुंच गए हैं। इसी बीच हमने ये देखा है कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आधे घंटे से बातचीत चल रही है। जो
द्विपक्षीय वार्ता है और इसमें कई जो सैनिक डील्स हमारी अमेरिका के साथ पहले से बंधी हुई हैं। साथ में और भी जो असैनिक चीज़ें हैं उन पे बातचीत होगी। साथ साथ जो है जलवायु के ऊपर भी बातचीत होने की संभावना है और इसका पूरा आउटकम तभी पता चलेगा जब बातचीत कंक्लूड हो जाएगी और पता चल पाएगा कि किन किन मुद्दों पे भारत और अमेरिका की वार्ता हुई है और किन पे सहमति बनी है। और आगे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन का भारत दौरा कैसा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।